क्लासरूम में जियो नाम का एक कमजोर स्टूडेंट ध्यान से एक तस्वीर बना रहा होता है। तभी अगले ही पल उसकी आंखें तांबे की थाली जैसी फैल जाती हैं जब एक टॉपर लड़की गलती से उसकी ड्राइंग खराब कर देती है। लड़की कहती है कोई बात नहीं। बिना ज्यादा सोचे वो रबर से साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जगह और ज्यादा गंदी हो जाती है और वहाँ काला सा दाग पड़ जाता है। ये पूरा सीन एक डॉक्यूमेंट्री टीम कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। डायरेक्टर और पूरी टीम जियून और उस लड़की यानसू के पीछे दौड़ पड़ती है। जियून चाहे जितनी कोशिश कर ले, यानसू उससे तेज भागती है और उसका मजाक उड़ाती है। गुस्से में जियून दांत पीसता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। जब जियून और यानसू की स्कूल लाइफ पर बनी डॉक्यूमेंट्री टीवी पर दिखाई जाती है तो वो तुरंत वायरल हो जाती है और उस गर्मी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाती है। लेकिन 10 साल बाद वही टॉपर यानसू भी अब एक साधारण सी नौकरी कर रही होती है। उसने जो प्रपोजल बनाया होता है वो क्लाइंट को पसंद नहीं आता। वो नकली मुस्कान के साथ अपना आइडिया समझाने की कोशिश करती है, तभी क्लाइंट बीच में ही उसे रोक देता है, गुस्से में दांत भींचते हुए। यानसू उससे कहती है कि पहले उसे पूरी बात कह लेने दे, फिर वो अपना आखिरी दांव खेलती है। वो वादा करती है कि नए मॉल के प्रमोशन के लिए वो कोरिया के सबसे मशहूर इलस्ट्रेटर को लाएगी। मैनेजर जेन को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो तुरंत पूछता है कि क्या वो इलस्ट्रेटर उपलब्ध होगा। पूरे भरोसे के साथ यानसू तुरंत हाँ कह देती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो सुपर फेमस इलस्ट्रेटर कोई और नहीं बल्कि जियोन ही है। उसी वक्त जियोन धूप में आराम से बैठा होता है। उसका दोस्त जोंग अपने पिता की दुकान के लिए एक प्रमोशनल वीडियो बना रहा होता है। जियोन बार बार कैमरे के सामने आ जाता है, जिससे शूट कई बार दोहराना पड़ता है। गुस्से में जोंग का पिता उसे वहां से भगा देता है। कॉलेज के बाद जियोन हर दिन अपने माता पिता की दुकान पर काम करता है। रोज वही काम, बीन्स भिगोना और साफ करना। उसके माता पिता उसे एक बेकार बेटा मानते हैं, जिसके नंबर हमेशा सबसे कम आते थे। उनकी बस यही उम्मीद है कि उनका बेटा खुश रहे। जोंग जानबूझकर जियोन की बीन्स गिरा देता है और इसी वजह से जियोन को माता पिता की डांट खानी पड़ती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका बेटा असल में एक छुपा हुआ अमीर आर्टिस्ट है। बीन्स भिगोने के बाद जियोन चुपचाप अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल उठाता है और अपनी स्टूडियो चला जाता है। वहाँ वो हल्का सा म्यूजिक चलाकर शांत दिमाग से ड्राइंग बनाता है। कुछ ही मिनटों में उसकी सारी ड्राइंग्स जैसे जिंदा हो उठती हैं। अब वो कोरिया का टॉप इलस्ट्रेटर बन चुका है, जिसे लोग सोल आर्टिस्ट कहते हैं। उसकी हर पेंटिंग में उसकी एनर्जी महसूस होती है, लेकिन आज तक किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा। उसका शरारती मैनेजर उसे हमेशा बाहर जाने और एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर करता रहता है। इधर कंपनी में यानसू अपनी टीम से कहती है कि उस इलस्ट्रेटर की सारी जानकारी इकट्ठा की जाए। जब वो उसके काम देखती है तो उसे एक अजीब सी अपनापन महसूस होता है। इंटरव्यू देखते वक्त वो नोटिस करती है कि वो इलस्ट्रेटर कभी इंसानों की तस्वीरें नहीं बनाता। वजह ये है कि लोग समय के साथ बदल जाते हैं या छोड़कर चले जाते हैं और उसे ये बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। 10 साल बाद जियोन और यानसू की पुरानी स्कूल वाली डॉक्यूमेंट्री फिर से वायरल हो जाती है। जोंग को एक नया असाइनमेंट मिलता है, उसी डॉक्यूमेंट्री का सीक्वल शूट करने का, जिससे 10 साल बाद दोनों फिर से आमने सामने आने वाले होते हैं। इसी बीच यानसू अपनी दोस्त के कहने पर एक ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ वो अपने क्लाइंट यांग को देखती है और गलती से दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं। बाहर से देखने पर वे किसी कपल जैसे लगते हैं। असहज होकर यानसू साइड में जाकर इंतजार करने लगती है। तभी सफेद सूट पहने एक आदमी आता है, वही उसकी ब्लाइंड डेट। यानसू अपने पहले के ना आने के लिए माफी मांगती है। आदमी कहता है कि उसने उसे इस बार इसलिए बुलाया क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि क्या वो सच में उसके समय के लायक है या नहीं। वो उसे उसके सारे बहाने याद दिलाता है। काम का दबाव, आखिरी वक्त पर कैंसिल करना। वो बहुत गुस्से में था, इसलिए इस बार बस बदला लेना चाहता था। वो यानसू की बुरी तरह बेइज्जती करता है और वहाँ से चला जाता है और यानसू वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। वो ना तो जा पाती है और ना ही वहीं रुक पाती है। तभी उसे याद आता है कि जूंग ने ये सब देख लिया होगा। घबराकर वो उसके पास जाती है और पूछती है। जूंग जब अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है तो यानसू को और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वो उससे गुजारिश करती है कि वो माने कि उसने कुछ नहीं सुना। उसी वक्त उसे भूख लगती है तो वो अपनी शर्म को निगलकर उसके साथ टेबल पर बैठ के डिनर करने लगती है। कुछ गिलास वाइन पीने के बाद यानसू को चक्कर आने लगता है। फिर वो दिल की बातें बोलने लगती है। वो कहती है जेन के अंदर बिल्कुल इमोशंस नहीं है, और ये कहते हुए वो उसकी वाइन खुद पी लेती है। वो उनके एक जैसे कपड़ों को देखती है और उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब वो जियोन के साथ कपल आउटफिट पहनती थी। डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान यानसू और जियोन एक दूसरे के करीब आ गए थे और उनका रिश्ता बन गया था।
एक दिन सफाई करते हुए यांसू ने पूछा था, अगर मैं कॉलेज क्लियर कर लूं और ये सब चुपके से प्रैक्टिस करूं तो? जियोन अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन बाहर से कूल बनने की कोशिश करता है। यांसू से ऐसे सवालों में फंसा देती है जिनसे वो बच नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। यांसू शांति से जियोन को समझाती है कि उसकी कंपनी एक इवेंट होस्ट कर रही है जिसमें उन्हें गो का काम चाहिए। जियोन जानबूझकर आलसी और बेपरवाह बनने का नाटक करता है। वो बार बार जम्हाई लेता है और आखिर में कह देता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे पहले यांसू ने उसके साथ कितनी भी अनदेखी क्यों न की हो। यांसू को बेबस देखकर जियोन की आंखों में छुपी खुशी साफ झलकती है। वो उसे तड़पते हुए देखता है। बात आगे बढ़ाने के लिए यांसू अपने बॉस का जिक्र करती है। उसी पल लिफ्ट की घंटी बजती है और यांसू को एक पुरानी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि एक बार वो बहुत ज्यादा शराब पीकर यांग के सामने जमीन पर बैठकर रो रही थी, हाथ में छाता पकड़े हुए कह रही थी, मेरे पास छाता नहीं है। वो शर्मनाक याद उसे वहीं रोक देती है। कार में सीट बेल्ट लगाते हुए उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसने हैंगओवर में जैंग को लेक्चर दिया था और अपने एक्स जीहुन के बारे में भी बोल दिया था। जैंग शांत रहता है, लेकिन यांसू को बहुत अजीब लगने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपनी नौकरी ही बर्बाद कर दी है। वो माफी मांगती है और जैंग कहता है कि अगर वो ये प्रोजेक्ट ठीक से पूरा कर दे तो वो उसे माफ कर देगा। लेकिन इसी दौरान नशे में यांसू ने उसके सामने ये भी कह दिया था कि गो उसका एक्स है। ये सोचकर उसे जमीन में गड़ जाने का मन करता है। जैंग समझ जाता है कि गो असल में जियोन ही है। वो यांसू को सख्त चेतावनी देता है कि वो प्रोफेशनल और पर्सनल सीमाएं बनाए रखे, वरना वो ये प्रोजेक्ट किसी और को दे देगा। अब यांसू के पास कोई रास्ता नहीं बचता। एक तरफ वो अपनी नौकरी बचाना चाहती है, दूसरी तरफ हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है। वो पूछती है कि अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं थी तो तुम आए ही क्यों? जियोन गुस्से में कहता है कि 5 साल बाद उनकी मुलाकात सिर्फ काम के लिए हो रही है। यांसू पूछती है, तो फिर तुम क्या करोगे? जियोन अचानक नर्म पड़ जाता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो मौका देखकर जल्दी से भाग जाता है। जियोन लिफ्ट से बाहर निकलते ही तेजी से घर की तरफ भागता है, लेकिन घर के पास पहुंचते ही देखता है कि एंजेलिक और जंग नुंगलांग पहले से वहां खड़े हैं। वहां टॉप आइडल एनजे भी होती है, जो पूरी तरह घबराई हुई लगती है। जियोन अजीब तरह से समझाता है कि उसने एनजे के मैसेजेस देखे थे, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से जवाब नहीं दे पाया। एनजे सिर्फ जियोन से मिलने आई होती है और मिलते ही बहुत सहज तरीके से चली जाती है। उसकी अचानक आने जाने से जियोन और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखाता है कि यांसू जैसी स्वार्थी और परफेक्शनिस्ट गर्लफ्रेंड के साथ रहना कैसा था। एग्जाम से पहले जब क्लासमेट्स उससे नोट्स मांगते थे और कहते थे कि पेपर उन्हीं सवालों से आएगा जो उसने सॉल्व किए हैं, तो वो सबके सामने अपनी नोटबुक का वो पन्ना फाड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती थी। उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड जियोन ये सब चुपचाप देखता रहता था। जब जियोन ने पहली बार यांसू के साथ शराब पी तो उसे लगा कि उसकी शराब सीखने की ताकत ज्यादा होगी, लेकिन यांसू तो खुद को साबित करने के लिए पीने की प्रतियोगिता शुरू कर देती है। वो हर चीज में मुकाबला करती थी। हर काम में नंबर 1 बनने की उसकी जिद ही उसके सारे फैसलों की वजह थी। स्कूल में अगर सीनियर्स दिखावा करते तो उसकी जिद इतनी पक्की होती कि अगर उसे घुंघराले बाल पसंद आ गए तो जियोन को भी वही हेयर कट करवाना पड़ता, चाहे सलून वाला मना ही क्यों न करे। एक बार जियोन चेरी ब्लॉसम्स देखने जाना चाहता था, लेकिन यांसू ने जिद की कि वो लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करे। उसे रोमांटिक बातें बेकार लगती थी। फिर भी अगर दोनों की लंच डेट तय होती तो जियोन हमेशा उसका साथ देता, क्योंकि वो उसी यांसू को देखता था जो सबसे अलग थी। वही यांसू जो जियोन जैसे कमजोर स्टूडेंट को हर सवाल धैर्य से समझाती थी। वही यांसू जो किचन में उसकी माँ के साथ हंसते बोलते हुए मदद करती थी। वही यांसू जो थक जाने पर उसे पीठ पर उठाकर ले जाती थी और सीनियर से उसकी रक्षा करती थी। कभी कभी वो छोटी छोटी बातों से भी जियोन को सरप्राइज कर देती थी। एक बार जब जियोन चेरी ब्लॉसम्स देखने नहीं जा पाया तो यांसू ने उसके लिए नकली साकुरा बारिश बना दी। जियोन को लगता था कि उनकी खुशी कभी नहीं टूटेगी, लेकिन फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के यांसू ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उस झटके ने जियोन की पूरी पर्सनालिटी बदल दी। उसने खुद को सजा देना शुरू कर दिया। वो वही सब करने लगा जिससे यांसू को नफरत थी। शराब के नशे में गुस्सा करना, बिना सोचे समझे शॉपिंग करना, क्लासेस छोड़ना। उसने शेयर ट्रेडिंग भी शुरू कर दी, ये सोचकर कि इससे दर्द से भाग सकेगा, लेकिन वहाँ भी सब कुछ हार गया। नुकसान पूरा करने के लिए उसने कई पार्ट टाइम जॉब्स की। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बिना किसी से बात किए, बिना कुछ महसूस किए बस पेंटिंग करता रहा। उसी दौर में उसे अपनी जिंदगी का एक नया रास्ता मिला। उनकी पुरानी स्कूल वाली डॉक्यूमेंट्री एक बार फिर वायरल हो जाती है
और जियोन फैसला करता है कि अब इसका सीक्वल बनाया जाना चाहिए। एक सीन में यांसू सड़क पर खड़ी होकर एक कार की खिड़की को ध्यान से देख रही होती है। तभी खिड़की नीचे होती है और अंदर जियोन बैठा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन जियोन ठंडे अंदाज में खिड़की ऊपर करता है और अपनी लग्जरी कार लेकर चला जाता है। यांसू वहीं खड़ी सन रह जाती है। इसके बाद ऐसे अचानक आमने सामने होने वाले पल बार बार होने लगते हैं। एक दिन जियोन अपनी पसंदीदा इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा होता है, तभी एक बच्चे की गेंद उसकी तरफ आ जाती है। उसे बचाने की कोशिश में वो गिर पड़ता है। उसी समय वहां से गुजर रही यांसू उसे गिरते हुए देख लेती है। अगले दिन यांसू टैक्सी लेने वाली होती है। जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलती है, सामने बैसाखियों के सहारे चलता हुआ जियोन आ जाता है, मानो किस्मत बार बार उन्हें आमने सामने ला रही हो। यांसू चुपचाप उसकी एक बैसाखी उठाती है और सड़क पर फेंक देती है। एक और बार जियोन ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रहा होता है, तभी एक स्नैक यांसू की ट्रॉली में गिर जाता है। वो उसे उठाकर वापस रख देती है। दोनों ऐसे दिखावा करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं और उल्टी दिशाओं में चल देते हैं। जैसे ही यांसू मॉल से बाहर निकलती है, उसका शॉपिंग बैग फट जाता है और सारा सामान गिर जाता है। पीछे खड़ा जियोन ये देखकर हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका खुद का बैग भी फट जाता है। यांसू हंसी रोक नहीं पाती। गुस्से में जियोन अपना सामान उठाते हुए कहता है, इस मॉल के बैग सब बेकार हैं। जियोन को शक होने लगता है कि यांसू जानबूझकर उसका पीछा कर रही है, लेकिन यांसू उसे बचकाना कहकर वहां से चली जाती है। इस तकरार में एक बार फिर जियोन हार जाता है। जाते जाते यांसू उसकी ड्रिंक की कैन को लात मारकर दूर फेंक देती है। ये सब कुछ जून की उस आइडिया की वजह से शुरू होता है जिसमें उसने डॉक्यूमेंट्री का सीक्वल बनाने की बात की थी। शुरुआत में दोनों ही मना कर देते हैं, लेकिन रात को जून चुपके से पुरानी डॉक्यूमेंट्री देखता है और हंसने लगता है। हंसते हंसते वो अपनी नाक खुजलाता है, तभी जून उसे देख लेता है। जून तुरंत सोने का नाटक करने लगता है। उधर यांसू भी अपना लैपटॉप खोलती है और देखती है कि उनकी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप ट्रेंड कर रही है। उसका हाथ अपने आप प्ले बटन पर चला जाता है। वो जियोन के डायलॉग सुनती है जहां वो उसके बारे में बुरा भला कह रहा होता है, लेकिन वो उन बातों में नहीं उलझती। वो यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे वो चुपचाप उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी जाया करती थी, या फिर स्पोर्ट्स क्लास वाला सीन जहां जियोन ने उस पर मजाक में पानी छिड़का था और यांसू ने तुरंत पाइप से उसे भिगो दिया था। इन यादों में खोकर आखिरकार यांसू तय करती है कि वो गो की जगह किसी और इलस्ट्रेटर को हायर कर लेगी, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। वो कहता है कि क्लाइंट की एक ही शर्त है, जियोन ही होगा। उसी वक्त जियोन फिर से उसके सामने आता है, इस बार डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए। यांसू फिर से मना कर देती है। रात को घर जाते वक्त यांसू की मुलाकात नशे में धुत जियोन से हो जाती है। वो भावुक हो जाता है और ब्रेकअप वाली रात को याद करता है। अचानक बिना सोचे समझे वो यांसू का हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ यांसू के हाथ में होता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। दिल ही दिल में वो जानता है कि यांसू ने उसे बेरहमी से छोड़ा था, फिर भी उसमें उसका हाथ छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। शायद खुशी इतनी अचानक लौट आई थी कि उसे समझने का वक्त ही नहीं मिला। अगले दिन जब यांसू ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि गो जियोन ने प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दी है। उसने खास तौर पर कहा है कि वो और यांसू अच्छे दोस्त है। ये सुनकर यांसू खुश नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सा तनाव भर जाता है। वो तुरंत जियोन के घर जाती है। उसे जंग की कही बात याद आती है। जियोन बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बचपन में जब जंग उसे परेशान करता था तो जियोन ने चुपके से उसकी आइसक्रीम में आड़ू मिला दिया था। दोनों को एलर्जी हो गई थी और अस्पताल तक पहुंच गए थे। तब भी जियोन के चेहरे पर मिशन पूरा हुआ वाली मुस्कान साफ दिख रही थी। अब यांसू समझ जाती है कि जियोन ने ये प्रोजेक्ट इसलिए स्वीकार किया है ताकि वो उसके साथ डॉक्यूमेंट्री शूट भी कर सके और अपना निजी बदला भी पूरा कर सके। 5 साल बाद ब्रेकअप के बाद उनकी ये दोबारा मुलाकात एक इमोशनल जंग बन जाती है। दोनों एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं मानता कि किसने ज्यादा दर्द दिया। एक फ्लैशबैक में 10 साल पहले उनकी स्कूल डॉक्यूमेंट्री का आखिरी शूट दिखाया जाता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। डायरेक्टर बैटरी और छाता लाने के लिए उन्हें अकेला छोड़ देता है। जियोन देखता है कि यांसू बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है और ठंड से कांप रही है। उसके गीले बाल यूनिफॉर्म से चिपक गए होते हैं। जियोन अपने जज्बातों को समझ नहीं पाता, लेकिन चुपचाप अपना ब्लेजर उतारकर उसे दे देता है। शुरू में यांसू हैरान होती है, लेकिन फिर वो उसे पहन लेती है। उसी पल उनके बीच एक अजीब सा भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। यांसू मन ही मन जियोन को चिढ़ाती है और जियोन चुपके से उसे देखता रहता है। जियोन ब्लेजर वापस लेना चाहता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है, लेकिन उसका पुरुष अहंकार उसे रोक लेता है। वर्तमान में लौटकर दोनों आज भी उसी पल के लिए एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। तुमने पहले शुरू किया था,
दोनों को डर होता है कि कहीं जंग डॉक्यूमेंट्री में उनके पुराने प्यार भरे पल न दिखा दे, इसलिए वे शूट के दौरान जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने का प्लान बनाते हैं ताकि उन सीनों को काट दिया जाए। जंग उनके रोजमर्रा के जीवन की शूटिंग शुरू करता है। जीवन सुबह उठता है और अपनी वही उबाऊ दिनचर्या फॉलो करता है। कभी कभी वो हार्डवेयर की दुकान पर एक अंकल से यूं ही मिल लेता है, जहां बस सिर हिलाकर हालचाल हो जाता है। यांसू की दिनचर्या भी उतनी ही नीरस होती है। सुबह की जॉगिंग, फिर ऑफिस और फिर घर। कभी कभी उसका बॉस भी रिकॉर्डिंग के बीच में आकर कंपनी का प्रमोशन करने लगता है। रात को जीवन ड्राइंग करता है और यांसू अपनी बेस्ट फ्रेंड के बार में जाकर रिलैक्स करती है। एक दिन जंग उन्हें मीटिंग के लिए जीवन के घर बुलाता है। कैमरा बंद होते ही जीवन सोफे पर आराम से सो जाता है। आधी नींद में उसे लगता है कि यांसू उसके सामने बैठी है। सपने और हकीकत के बीच वो हल्के से उसके गाल को छू लेता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये सच है, उसकी तो जैसे जान ही निकल जाती है। शर्म के मारे वो तुरंत यांसू पर इल्जाम लगा देता है, तुम चुपके से यहाँ आई हो। यांसू को बहुत अजीब लगता है, लेकिन जीवन बात बदल देता है और उसे अपना स्टूडियो दिखाने ले जाता है। जब यांसू नीचे जाती है और स्टूडियो देखती है तो वो दंग रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वही बैक बेंचर, वही सबसे कमजोर स्टूडेंट आज कोरिया का टॉप इलस्ट्रेटर बन चुका है। जीवन गर्व से उसे अपनी आर्टवर्क्स दिखाता है। तभी यांसू की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जो उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। वही पेंटिंग जिसे उसने स्कूल में गलती से खराब कर दिया था। फिर उसे याद आता है कि एक रात जब जीवन क्लास में सो गया था, तब उसने चुपके से करेक्शन पेन से उसे ठीक करने की कोशिश की थी। अब वही पेंटिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। जीवन ने उसे पूरा कर दिया था। उस पल दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है, लेकिन अपराध बोध में जीवन तुरंत वो पेंटिंग हटा लेता है और कहता है, तुम इसे नहीं देख सकती। जब यांसू को एहसास होता है कि उसका पहला प्यार अब उससे कहीं बेहतर जिंदगी जी रहा है और वो खुद काम के लिए उसी पर निर्भर है, तो उसका दिल टूट जाता है। जीवन की बढ़ती शोहरत के साथ ही कुछ जलनखोर इलस्ट्रेटर्स उसका काम कॉपी करने लगते हैं। उनमें से एक लुया खुलेआम इंटरव्यू में दावा करता है कि असली आर्टिस्ट वही है और गो सिर्फ एक नकली इंसान है। ये आरोप इंटरनेट पर जीवन के खिलाफ बड़ा बवाल खड़ा कर देता है। यांसू की कंपनी को भी ये खबर मिलती है, लेकिन यांसू पूरे भरोसे के साथ कहती है कि जीवन कभी किसी का काम कॉपी नहीं कर सकता। उस रात सारे सहकर्मी ऑफिस से चले जाते हैं और यांसू अकेली अपनी डेस्क पर बैठकर एक आर्टिकल लिखने लगती है, जिसमें वो सबूतों के साथ साबित करती है कि जीवन ने कभी कॉपी नहीं किया। उसकी एनालिसिस इतनी गहरी होती है कि शायद उसने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं की होगी। अगली सुबह जीवन यांसू के ऑफिस आता है। वहाँ वो गॉसिप सुनता है कि ग्रुप लीडर जेनांग चुपके से यांसू को पसंद करता है। ये सुनकर जीवन अंदर ही अंदर जलने लगता है। मीटिंग में जेनांग का रवैया कड़ा हो जाता है और वो सीधे पूछता है, क्या तुमने कॉपी किया है? जीवन साफ इनकार करता है और जेनांग उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। फिर वो जीवन को शुक्रवार को होने वाली मॉल इनॉग्रेशन पार्टी में बुलाता है। जीवन ऐसे इवेंट से बचता है, इसलिए तुरंत मना कर देता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यांसू भी वहाँ होगी, वो अपना फैसला बदल लेता है, मैं आऊंगा। इसके बाद वो मॉल जाकर अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने जाता है, लेकिन उसका फैशन सेंस बहुत खराब होता है। वो सोचता है कि किसी से मदद मांगे। पहले वो यांसू को कॉल करने वाला होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जेनांग भी उसे पसंद करता है, तो वो कॉल कैंसिल कर देता है। फिर वो एनजे को फोन करता है। एनजे तुरंत एक्साइटेड हो जाती है। उसके साथ शॉपिंग करना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट से कम नहीं होता। वे 4 घंटे मॉल में रहते हैं, लेकिन जीवन मुश्किल से 30 मिनट खड़ा रह पाता है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जीवन एनजे को डिनर पर ले जाता है। उसे लगता है कि वे किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन एनजे उसे सड़क किनारे एक ठेले पर ले जाती है और उसे त्वकबोकी खिलाती है। जीवन सोचता है कि शायद एनजे ये सब उसकी आर्थिक हालत की वजह से कर रही है, लेकिन एनजे कहती है कि उसे बस यही पसंद है। फिर वो उसे हौसला देती है, ऑनलाइन जो हो रहा है उसकी टेंशन मत लो, मुझे तुम पर और तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। उधर यांसू भी अपने काम में लगी होती है। वो जीवन को प्लेजरिज्म के मामले में ढाढ़स बंधाना चाहती है, लेकिन जितना सोचती है उतना ही उसे लगता है कि वो इस हालत में ऐसा करने की हकदार नहीं है, इसीलिए वो फिलहाल चुप रहने का फैसला करती है। मॉल की ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन जीवन अपना नया सूट पहनता है। उसे देखकर उसका मैनेजर भी हैरान रह जाता है। वहीं यांसू भी बहुत सलीके से तैयार होकर डिनर पार्टी में पहुंचती है, लेकिन अंदर जाते ही उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो वहाँ फिट नहीं हो रही हो। वो थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर निकलती है और एक स्मार्ट दिखने वाले आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही यांसू उसकी तरफ देखती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, लेकिन वो जादुई पल तभी टूट जाता
जाता है जब टीम लीडर जेनांग आकर यानसू को दूसरे मेहमानों से मिलवाने ले जाता है। पीछे खड़ा जियून ये सब देखता रहता है, दिल में निराशा लिए हुए। कुछ देर बाद सूट पहने एक और आदमी आराम से जियून से बात करने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि लुया होता है, वही जिसने उस पर कॉपी करने का आरोप लगाया था। जियोन ऐसे लोगों से बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन जब लुया कहता है कि वे दोनों मिलकर एक लाइव आर्ट परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो जियोन चौंक जाता है। तभी वो लोगों की बातें सुन लेता है जो कह रहे होते हैं कि यानसू ने पब्लिसिटी के लिए उसका इस्तेमाल किया है। गुस्से से भरा जियोन तुरंत यानसू के पास जाता है, लेकिन यानसू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जैंग जल्दी से बीच में आकर बात बदल देता है। आहत जियोन वहाँ से चला जाता है और यानसू हैरानी में खड़ी रह जाती है। इसी बीच कहानी का एक और पहलू सामने आता है, जोंग का। वो पिछले 10 सालों से चुपचाप यानसू को पसंद करता रहा है। हाई स्कूल के पहले दिन ही उसने यानसू को देखा और उसी पल उसे उससे प्यार हो गया। एक बार उसने देखा कि यानसू का हेयर टाई टूट गया है तो उसने अपनी जेब से रबर बैंड निकालकर उसे दे दिया। यही उनकी पहली बातचीत थी। ओरिएंटेशन सेरेमनी के दौरान भी उसकी नजर सिर्फ यानसू पर ही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि जियोन भी उसे देख रहा है। बाद में डॉक्यूमेंट्री शूट के दौरान यानसू और जियोन करीब आने लगे और फिर उस बारिश वाले सीन में जब जियोन ने अपने दिल की बात कही, जोंग दूर से ये सब देख रहा था। उसी दिन से जोंग ने अपने जज्बातों को दबा लिया। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने कभी जियोन को अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। अब जब पार्टी से आहत होकर जियोन बाहर निकलता है तो जोंग चुपचाप उसके पीछे पीछे चला जाता है। यानसू जेन से पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर लुया को बुलाया था। जेन पूरे भरोसे के साथ हाँ कह देता है, क्योंकि उसके लिए शोर और ध्यान ही सब कुछ है। लुया और जियोन को एक ही स्टेज पर लाना उसके लिए मार्केटिंग का सोना है। यानसू इससे सहमत नहीं होती और मांग करती है कि जैंग जियोन से माफी मांगे। जोंग देखता है कि जियोन का चेहरा बाहर से शांत है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है। हाई स्कूल में जियोन को बस ड्राइंग से मतलब था। वो कभी भावनात्मक रूप से नहीं डगमगाया, सिवाय यानसू के मामले में। जब जियोन और यानसू रिलेशनशिप में आए थे तो जियोन सबसे पहले जोंग के पास ही गया था। वही पल जोंग का दिल पूरी तरह टूट गया था। जब भी जियोन और यानसू के बीच झगड़ा होता, जियोन आकर जोंग से ही अपनी भड़ास निकालता, ये जाने बिना कि जोंग भी उसी लड़की से प्यार करता है। अब यानसू समझ नहीं पाती कि जियोन से माफी कैसे मांगे। पहले हमेशा जियोन ही पहला कदम उठाता था। यानसू का अहंकार उसे कभी पहले माफी मांगने नहीं देता था। हर बार चाहे गलती किसी के भी हो, माफी जियोन ही मांगता था। इस बार जब माहौल और ज्यादा अजीब हो जाता है तो यानसू धीमी आवाज में सॉरी कह देती है। जियोन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठता है। वो यानसू से कहता है कि उसे उसके सामने कभी झिझकना नहीं चाहिए। अगर वो एक बार भी माफी मांग ले तो वो बिना किसी शर्त के हार मान लेगा। लेकिन तभी यानसू कुछ ऐसा कर बैठती है जिससे जियोन को फिर से ठेस लगती है। जब वो फोन करके माफी मांगने की सोचती है तो जियोन कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वो ड्राइंग में व्यस्त होता है। अगली सुबह यानसू तय करती है कि वो सीधे जियोन के घर जाकर माफी मांगेगी, लेकिन जैसे ही वो कैमरा देखती है उसका अहंकार फिर जाग जाता है। वो कॉल करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। झुंझलाकर वो सीधे अपनी दोस्त के कैफे चली जाती है और वहीं किस्मत उन्हें फिर से आमने सामने ले आती है। जॉन ने उसी जगह पर शूट के लिए जियोन को बुलाया होता है। अब दोनों फिर एक ही जगह होते हैं। यानसू आखिरकार माफी मांगना चाहती है, लेकिन इस बार जियोन पहले बोलता है। वो कहता है कि उसने जो कहा था वो ज्यादा कड़वा था। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि लुया वाले मामले में यानसू का कोई हाथ नहीं था और वो स्टेज पेंटिंग के लिए तैयार है। उस पल यानसू को जियोन में कुछ बदला हुआ सा लगता है। वो पहले जैसा जियोन नहीं लगता। ये जियोन ज्यादा गंभीर और ज्यादा दूर लगता है, जैसे वो बस अपना काम खत्म करना चाहता हो। यानसू के दिल में अचानक उदासी भर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि लाइव आर्ट परफॉर्मेंस में जियोन को लगातार 100 घंटे तक पेंटिंग करनी होगी। दूसरों के लिए ये नामुमकिन सा है, लेकिन जीनियस इलस्ट्रेटर जियोन के लिए ये बस रोज का काम है। कैमरों के सामने जियोन और यानसू दोनों ईमानदारी से काम करते हैं। जियोन 50 घंटे से ज्यादा पेंटिंग कर चुका होता है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, हाथ जवाब देने लगते हैं। कभी कभी वो झूले वाली कुर्सी पर थोड़ी देर झपकी लेता है और फिर वापस कैनवस के सामने खड़ा हो जाता है। पूरा दिन काम करके घर लौटी यानसू का मन जियोन से हटता ही नहीं। वो फोन उठाती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलती है, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उधर जियोन अब भी पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथों में ऐंठन होने लगती है। यानसू खुद से कहती है कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मानता। वो रेड डेट टी लेकर जियोन के घर जाती है। दरवाजे पर खड़ी होकर वो कुछ पल झिझकती है, फिर आखिरकार घंटी बजा देती है। जियोन इतना थका हुआ होता है कि आधी नींद में दरवाजा खोलता है। यानसू कहती है कि वो कंपनी की तरफ से चाय लाई है।
जैसे ही वो जाने लगती है, जियोन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। उस पल यांसू को वो सारा दर्द याद आ जाता है जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। हाई स्कूल के दिनों में यांसू का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। जब उसकी सहेलियां उसे कैंटीन चलने को कहती तो वो मना कर देती क्योंकि उसके पास पॉकेट मनी नहीं होती थी। वो कोने में खड़ी होकर केला मिल्क पकड़े रहती और सब कुछ चुपचाप सहती रहती। रात को वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर शब्द याद करती रहती जब तक उसकी दादी अपनी मेड की नौकरी से वापस नहीं आ जाती। लोग उसे अजीब लड़की समझते थे, लेकिन तभी जियोन उसकी जिंदगी में आया। जियोन हर सुबह उसके घर के बाहर खड़ा रहता, अपने तरीके से उसकी हिफाजत करता और यांसू देर रात की क्लासों में उसे पढ़ने में मदद करती। उसी की मदद से जियोन कॉलेज तक पहुंच पाया, लेकिन कॉलेज में भी यांसू वही रही, जन से टॉपर। जब वो लाइब्रेरी में नहीं होती तो जिंदगी चलाने के लिए एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करती थी। उधर जियोन हर दिन उसके लिए लंच बॉक्स बनाता। चाहे उनका मूड कैसा भी हो या छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, जियोन हमेशा छाते के नीचे उसे सुरक्षित रखता। फिर एक दिन यांसू के परिवार पर आफत आ जाती है, एक ऐसे चाचा की वजह से जिनसे वो कभी मिली भी नहीं थी। भारी ब्याज वाले लोन के लोग उनके घर पर धावा बोल देते हैं। वे घर का सारा सामान उठा ले जाते हैं और उन्हें अपना घर तक बेचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जो बात यांसू को पूरी तरह तोड़ देती है वो उसकी दादी की बीमारी होती है। जिंदगी का दबाव उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि जियोन ने सिर्फ उसके लिए अपना विदेश वाला आर्ट प्रोग्राम छोड़ दिया है। तभी उसके फोन पर अस्पताल के बिल का रिमाइंडर आता है। उस एक पल में उसके सपने, उसका भविष्य, सब कुछ बिखर जाता है। वो जियोन का हाथ थामे रहती है और बाहर से ऐसा दिखाती है जैसे सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनके रिश्ते को अलविदा कह चुकी होती है। वो नकली मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। ब्रेकअप के बाद यांसू ने जियोन से भी ज्यादा दर्द झेला। अपने दर्द को दबाने के लिए उसने खुद को पढ़ाई और काम में डुबो दिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसकी चिंता होती थी, लेकिन यांसू ने कभी ब्रेकअप की बात नहीं की। घर पर वो बाथरूम में छिप जाती, नल खोल देती और जोर जोर से रोती। सच ये था कि जियोन को छोड़ने के बाद उसका दिल भी टूट चुका था, लेकिन उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं देता था। एक दिन जियोन स्टाफ रूम का दरवाजा खोलता है और अंदर यांसू को सोता हुआ पाता है, शांत और मासूम। बाहर टीम उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन जियोन चुपचाप दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो थोड़ी देर और आराम कर सके। उसका सोता हुआ चेहरा देखकर जियोन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। जैसे ही उसे लगता है कि यांसू जागने वाली है, वो जल्दी से ऐसे दिखाने लगता है जैसे वो अभी अभी आया हो। दोनों के बीच अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यांसू कोई बहाना बनाकर चली जाती है, लेकिन जाते जाते जियोन को फाइटिंग कहकर हौसला देना नहीं भूलती। जब यांसू सेरेमनी हॉल पहुंचती है तो बड़ी स्क्रीन पर जियोन की पेंटिंग की पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। वो हैरान रह जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लापरवाह सा लड़का इतना गहरा और जुनूनी हो सकता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को कम समझने लगे थे। जियोन के माता पिता भी इवेंट में आते हैं। लुया पहले स्टेज पर जाता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। फिर जियोन चुपचाप हॉल में प्रवेश करता है जहां सब उस रहस्यमय कलाकार को देखने आए होते हैं। वो शांति से अपनी टेबल पर बैठता है और पेंटिंग शुरू कर देता है। उसका एकाग्र चेहरा देखकर उसके माता पिता को गर्व महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते हैं उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ने लगती है। अपने बेटे को इतनी मेहनत करते देखकर उनका दिल भर आता है और वे चुपचाप बाहर निकलने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात यांसू से होती है। उसे देखते ही उनके चेहरे फिर से खिल उठते हैं। जियोन के पापा उसे अपने रेस्टोरेंट पर डिनर के लिए बुलाते हैं और उसकी माँ झिझकते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती हैं कि ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, वे सच में चाहती हैं कि यांसू अक्सर उनके घर आए। रेस्टरूम में खड़ी यांसू को पिछली रात याद आती है जब वो रेड डेट टी लेकर आई थी, लेकिन जियोन बिना पिए ही सो गया था। वो पूरी रात उसके पास बैठी रही थी। कुछ देर बाद जियोन अपनी पेंटिंग पूरी करता है और स्टेज पर परिचय के लिए जाता है। दर्शक तालियां बजाते हैं और उसके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टेज से उतरता है टॉप आइडल एनजे फूलों के साथ उसके पास आती है ताकि उसकी पब्लिक इमेज और मजबूत हो सके। मीडिया का सारा फोकस एनजे की मौजूदगी पर चला जाता है और जियोन की हालत पर कोई ध्यान नहीं देता। दूर खड़ी यांसू ये सब देखती रहती है। उसका दिल जलने लगता है। एनजे साफ तौर पर जियोन को पसंद करती है, इसलिए उसने अपना पूरा शेड्यूल बदल दिया था। जियोन की दूर से यांसू की उदासी महसूस कर लेता है। जंग ये सब चुपचाप देख रहा होता है। इवेंट के बाद एनजे तुरंत नहीं जाती, बल्कि जियोन का इंतजार करती है। जब वो आता है तो वो उसे धन्यवाद कहती है और बताती है कि आज का इवेंट ट्रेंड कर रहा है और उसने मीडिया को कहा है कि वे अच्छे दोस्त हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए चली जाती है।
थका हुआ जियून घर जाकर गहरी नींद में सो जाता है। उधर यांसू अपनी बेस्ट फ्रेंड के बार में जाकर शराब पीती है। तभी उसे सामने एक जाना पहचाना साया महसूस होता है। एक ठंडा ड्रिंक उसके सामने आ जाता है और वो हकीकत में लौट आती है। वो जंग होता है। वे हल्की फुल्की बातें करते हैं, लेकिन यांसू की हर बात का केंद्र जियून ही होता है। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैं जियून के बिना जी भी पाऊंगी? तभी वो अपने घर के सामने जियून को खड़ा देखती है। जियून उसे रोकता है। वो उलझन में होता है कि पिछली रात सपना था या सच। वो जानना चाहता है कि क्या यांसू को सच में उसकी परवाह थी। यांसू कहती है कि वो बस चाय रखकर चली गई थी। जियून मानता है कि उस रात उसे कुछ खास महसूस हुआ था। यांसू की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो जियून के सवालों के सामने टूटने लगती है, लेकिन उसका अहंकार उसे कहता है कि वो जियून के बिना भी ठीक है। और तभी एनजे अचानक जियून के सामने अपने दिल की बात कह देती है, एक बिल्कुल अप्रत्याशित प्रपोजल। जियून इतना चौंक जाता है कि उसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। एनजे का दिन भी भावनाओं से भरा हुआ होता है। आज वो अपने एंटी फ्रांस के साथ वॉलंटियर वर्क पर गई थी। सामने वे लोग उससे नकली मुस्कान के साथ पेश आए, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते रहे कि वो समाज सेवा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करती है। एनजे ने सब कुछ सुन लिया था। इस बार वो तय करती है कि ऐसे नकली लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उसे पता है कि इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे बेहतर महसूस करा सकता है, जियून। वो जियून से मिलती है और दोनों पार्क जाते हैं। वहाँ कुछ स्कूल के बच्चे उनके पास आ जाते हैं। अपनी सेलिब्रिटी इमेज के बावजूद एनजे बच्चों के साथ बहुत अपनापन और गर्मजोशी से पेश आती है। जियून उसकी इस हरकत से काफी प्रभावित होता है। एनजे उसे डिनर पर चलने का न्योता देती है, लेकिन जियून अपनी सीधी साधी बेवकूफी में कह देता है, मैं पहले ही खा चुका हूँ। ये सुनते ही एनजे अपने मन ही मन छोटी छोटी बदले वाली डायरी खोल लेती है और जियून से जुड़ी सारी छोटी शिकायतें गिनाने लगती है। जियून को खुद पर शर्म आती है, क्योंकि वो साफ तौर पर भावनाओं के मामले में बहुत अनाड़ी है और उसने अब तक सिर्फ यांसू से ही प्यार किया है। एनजे का इतना सीधा और अचानक किया हुआ इजहार जियून को पूरी तरह सुन कर देता है। एनजे कहती है, जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ मेरा मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन जियून ठीक से प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाता। तभी बच्चों का वही ग्रुप फिर आ जाता है और एनजे उनसे बचने के लिए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह यांसू अभी सो रही होती है, तभी जैंग अपनी कार लेकर उसे मॉर्निंग ड्राइव के लिए लेने आ जाता है। यांसू कंफ्यूज होकर मना करती है, लेकिन उसे जबरदस्ती साथ जाना पड़ता है। उधर जियून का मैनेजर उसे डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए एक विला खींच ले जाता है। जैसे ही जियून वहाँ पहुँचता है उसका मन भाग जाने का करता है, लेकिन जब उसकी नजर यांसू पर पड़ती है तो उसका पूरा मूड बदल जाता है। अब वो पूरी तरह सहयोगी और नर्म हो जाता है। मीडिया में अपनी असली पहचान सामने आने के बाद जियून के घर के पास की हार्डवेयर दुकानें और उसके माता पिता का रेस्टोरेंट वायरल टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं। जियून के पापा गर्व से सबको बताते फिरते हैं कि उनका बेटा एक सुपरस्टार आर्टिस्ट है। वे तो पूरा रेस्टोरेंट ही जियून की पेंटिंग से सजाने की योजना बना लेते हैं। इधर मेकअप रूम में एनजे अपने मेकअप आर्टिस्ट को बताती है कि उसने जियून से अपने दिल की बात कह दी है। वो सोचती है कि दोबारा कॉल करके शायद उसे मना लेगी, लेकिन कॉल नहीं लग पाता, टेम्परेरीली अनअवेलेबल। ये सुनकर उसका मूड पूरी तरह गिर जाता है। वो सीधा जियून के माता पिता के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपना मास्क उतारती है, जियून के पापा हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। उसी वक्त जियून बाहर बारबेक्यू कर रहा होता है, तभी उसके पापा वीडियो कॉल करते हैं। वो आराम से अपने माता पिता से बात करता है, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर एनजे भी आ जाती है। यांसू का चेहरा तुरंत उतर जाता है। घबराकर जियून फोन लेकर अंदर चला जाता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन जियून कुछ समझा पाता उससे पहले ही यांसू उसे नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है। दोनों के बीच गलतफहमी और गहरी हो जाती है। एक फ्लैशबैक सामने आता है। जब यांसू ने ब्रेकअप किया था तब जियून 6 महीने के 8 प्रोग्राम के लिए विदेश जाने वाला था। वो पूरी तरह टूट चुका था। जब यांसू बात करने आई तो जियून ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। असल में यांसू चाहती थी कि जियून अपने करियर के लिए विदेश जाए, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप किया था। उसे डर था कि अगर वो साथ रही तो जियून उसके लिए ये मौका छोड़ देगा। अब जियून को खुश करने के लिए यांसू उसके साथ एक छोटा ट्रिप प्लान करती है, लेकिन जियून पूरे ट्रिप में उदास ही रहता है। चाहे सी फूड पार्टी हो या फोटोशूट, उसका चेहरा बिल्कुल खाली रहता है। जब यांसू उसे जिंदा ऑक्टोपस दिखाकर डराने की कोशिश करती है, तब भी जियून कोई मजेदार रिएक्शन नहीं देता। फिर यांसू उसका तनाव कम करने के लिए उसके माथे की मालिश करती है। तब जियून कहता है कि उसका डर
इस बात को लेकर है कि कहीं यानसू फिर से उसे छोड़ न दे। जब यानसू कहती है मैं कभी ब्रेकअप नहीं करूंगी, तब जाकर जियोन के चेहरे पर मुस्कान आती है। यानसू उस पल को कैमरे में कैद करने के लिए कैमरा उठाती है, लेकिन उसके मुंह से अचानक निकल जाता है आई लव यू। जियोन एकदम जम सा जाता है। फिर वो भी हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में जब उनसे यादगार ट्रिप के बारे में पूछा जाता है तो जियोन ठंडे स्वर में कहता है मुझे ट्रैवल पसंद नहीं है, सब कुछ नकली लगता है। उस पल यानसू का दिल टूट जाता है। कुछ समय बाद एनजे और जियोन की खबरें ट्रेंड करने लगती हैं और यानसू और भी ज्यादा टूट जाती है। उसे पार्क में एनजे और जियोन की हंसी मजाक वाली यादें सताने लगती हैं। उधर जियोन को पता चलता है कि जैंग डॉक्यूमेंट्री के लिए यानसू का पीछा कर रहा है और उसे जलन होने लगती है। फिर यानसू एक इंटरव्यू के लिए साइकिलिंग करने जाती है। जैंग पूरा शूट खुद हाथ से रिकॉर्ड करता है। थक जाने पर वो कैमरा साइकिल पर टांग देता है। साइकिलिंग के बाद दोनों पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर आराम करते हैं। पत्तों के बीच से छनती धूप यानसू के चेहरे पर पड़ती है और जैंग चुपचाप उसे देखता रहता है, अपने 10 साल पुराने एक तरफा प्यार के साथ। पास से गुजरती कुछ आंटियां कहती हैं कितना प्यारा कपल है। जैंग अजीब तरीके से स्थिति संभाल लेता है। शाम हो जाती है लेकिन यानसू और जोंग वापस नहीं आते। जियोन बेचैन हो उठता है, अंदर ही अंदर जलने लगता है। रात को यानसू बिस्तर पर होती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसका मन सिर्फ जियोन के ख्यालों से भरा रहता है। उसे लगता है कि उनका रिश्ता इस मोड़ तक उसकी वजह से पहुंचा है। एनजे और जियोन की नजदीकियां, उनकी तस्वीरें, पार्क वाला पल, सब उसके दिल को चुभते हैं। उसे ये नहीं पता होता कि उसी वक्त जियोन भी बिस्तर पर करवटें बदल रहा है, उन्हीं यादों में डूबा हुआ। अगली सुबह सब लोग शूट लोकेशन ढूंढने निकल जाते हैं। जब यानसू उठती है तो विला में सिर्फ वही और जियोन बचे होते हैं। वो एक पेंटिंग को देखती है, उसके चेहरे के भाव पढ़ती है और उसका तनाव कम करने के लिए उसके माथे की मालिश करती है। जियोन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। यानसू झटके से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है, ये जाने बिना कि जियोन पूरी तरह जाग चुका था। आखिरी सीन के लिए यानसू एक पहाड़ी पर जाती है। वहाँ कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है। वो वहीं रुक जाती है। थककर उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो जोरों की बारिश हो रही होती है। ये पल उसे उस पेंटिंग की याद दिलाता है जब उसने और जियोन ने पहली बार बारिश में साथ वक्त बिताया था। तभी उसे एक जाना पहचाना साया दिखता है। जियोन छाता लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है। जियोन खुद नहीं जानता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन वो छाता यानसू को दे देता है और खुद बारिश में खड़ा रहता है। अचानक वो छाता फेंक देता है और यानसू को कसकर गले लगा लेता है। यानसू सन्न रह जाती है। 5 साल के ब्रेकअप के बाद दोनों के सारे जज्बात फूट पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद जियोन फिर गायब हो जाता है। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। यानसू एक बार फिर टूट जाती है। वो काम पर ध्यान नहीं लगा पाती, रात भर सो नहीं पाती। उसके दिल में बस एक उम्मीद बची रहती है, जियोन मुझे कॉल करेगा। हताश होकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के कैफे चली जाती है, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे जियोन को कॉल करने से रोक देता है। यानसू चाहे जितना भी दिखावा कर ले, सच्चाई यही थी कि वो जियोन को कभी भूल ही नहीं पाई। हर अचानक हुई मुलाकात, हर पुरानी याद का फिर से जिंदा हो जाना, सब कुछ उसे बार बार जियोन की ओर खींचता रहा। एक रात नशे में वो सीधे जियोन के घर पहुंच जाती है। बिना सोचे समझे अंदर चली जाती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। जियोन उसे शांत करते हुए कहता है पहले थोड़ा पानी पी लो, शांत हो जाओ। यानसू को लगता है कि शायद आज उसे वही जवाब मिल जाएगा जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन जो वो सुनती है वो उसके लिए दिल तोड़ने वाला होता है। जियोन कहता है शायद हम सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। उसकी आंखों में जो पक्का भरोसा होता है वो यानसू को और ज्यादा दर्द देता है। यानसू कमरे से जाने ही वाली होती है, लेकिन रुक जाती है और दोस्ती के नाम पर उसी घर में रात बिता लेती है। जियोन चुपचाप उसके लिए कंबल लाता है, उसके सो जाने पर प्यार से उसे ढक देता है और फिर दबे पांव अपने स्टूडियो में जाकर पूरी रात काम करता रहता है। अगली सुबह जब जियोन लिविंग रूम में आता है और सलीके से रखा हुआ कंबल देखता है तो उसे लगता है कि यानसू जा चुकी है, लेकिन अगले ही पल यानसू नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है। जियोन पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब जियोन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो सोचता है मैं सो जाता हूँ, उठकर देखूंगा क्या होता है। लेकिन जब वो उठता है तो यानसू न सिर्फ वहीं होती है, बल्कि उनकी पुरानी कपल वाली ड्रेस पहनकर लंच भी बना रही होती है। जियोन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का तूफान मचा होता है। उसके लिए यानसू को फिर से अपनी किचन में देखना किसी सपने के सच होने जैसा होता है। यानसू कहती है जाने से पहले आज का दिन मैं पूरी तरह जीना चाहती हूँ। जियोन बीमार होने का नाटक करता है और सिर्फ यानसू के साथ सुकून भरा दिन बिताने के लिए अपने मैनेजर के साथ पूरा शेड्यूल कैंसिल कर
देता है। वे साथ में गेम खेलते हैं और हर बार जियोन ही हारता है। रात को जब यानसू खाना ऑर्डर करती है तो मैनेजर का मैसेज देखकर उसे पता चलता है कि जियोन ने सच में पूरा शेड्यूल उसी के लिए कैंसिल किया था। नहाने के बाद जब जियोन बाहर आता है तो यानसू लिविंग रूम में नहीं होती, वो स्टूडियो में उसकी पेंटिंग्स देख रही होती है। वहीं दोनों के बीच दबे हुए जज्बात बाहर आ जाते हैं। यानसू वो सब पूछ लेती है जो वो लंबे समय से अपने दिल में दबाए हुए थी। पानी लेने के बहाने भावनाओं में बहकर वे फिर से करीब आ जाते हैं और एक और किस हो जाता है। तब जियोन कहता है, अब ये मत कहना कि ये सिर्फ दोस्ती है। यानसू उलझ जाती है क्योंकि जियोन ने तो खुद कहा था कि वे सिर्फ दोस्त हैं। जियोन कहता है, तो फिर मान लो कि तुम झूठ बोल रही थी और तुम मुझे कभी भूली ही नहीं। उसी पल दरवाजे की घंटी बजती है। जियोन और यानसू दोनों चौंक जाते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो सामने जोंग खड़ा होता है। माहौल अचानक अजीब हो जाता है। यानसू जल्दी से कोई बहाना बनाती है और वहाँ से भाग जाती है। जियोन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। अभी यानसू थी और अब जोंग भी आ गया। अगले दिन यानसू पूरी तैयारी के साथ जियोन के घर जाती है, लेकिन गार्डन में उसे एनजे का लाइव इंटरव्यू दिख जाता है। इंटरव्यू खत्म होते ही एनजे जियोन को डेट पर चलने के लिए बुलाती है। यानसू घबराकर कोई बहाना बनाती है, लेकिन जियोन उसका इशारा समझ नहीं पाता। उसके लिए सब कुछ सामान्य होता है और वो कह देता है, तुम अंदर इंतजार करो। यानसू हैरानी से देखती रहती है जब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एनजे और जियोन एक मशहूर रेस्टोरेंट जाते हैं। लोग उन्हें पहचान लेते हैं और तस्वीरें लेने लगते हैं। जियोन उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन एनजे कहती है कि ये उसके लिए आम बात है। जियोन की एक साधारण और सुकून देने वाली बात एनजे के चेहरे पर फिर से मुस्कान ले आती है। उसे जियोन का धीमा लेकिन सच्चा स्वभाव पसंद आने लगता है। बाद में जियोन एनजे को घर छोड़ देता है। एनजे उसे अंदर बुलाती है, लेकिन जियोन शालीनता से मना कर देता है। एनजे का दिल टूट जाता है। घर लौटकर जियोन को बाथरूम में यानसू का मेकअप पाउच मिलता है। उसके चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन उसे याद आ जाते हैं और उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। उधर यानसू अपनी दादी के लिए खाना बना रही होती है, लेकिन उसका मन बार बार जियोन और एनजे की तरफ चला जाता है। वो गलती से सूप में पूरा जुकीनी डाल देती है और दादी उसे डांट देती है। तभी जियोन का मैसेज आता है, तुम अपना मेकअप पाउच भूल गई हो। यानसू तुरंत उससे मिलने दौड़ पड़ती है। गेट पर दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उनकी सारी स्कूल वाली यादें एक साथ जिंदा हो जाती हैं। जियोन तो बस उससे मिलने का बहाना ढूंढ रहा था और मेकअप पाउच वही बहाना बन गया। दादी उनकी बातें सुन लेती है और जियोन को डिनर पर बुला लेती है। माहौल थोड़ा अजीब होता है। दादी मजाक में कहती है, मुझे तो जैंग ज्यादा पसंद है। जियोन बस हल्की सी मुस्कान दे देता है। उस मजाक के पीछे दादी का प्यार छुपा होता है। उन्होंने देखा था कि यानसू कितनी बार चुपचाप जियोन के लिए रोई थी। डिनर के बाद जियोन चला जाता है और यानसू उसे जाते हुए देखती रहती है। उसका दिल भावनाओं से भरा होता है। उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश रहती है, काश वो उसे कह पाती कि वो सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती। दादी फिर से भावुक हो जाती हैं और तब यानसू उन्हें पूरी सच्चाई बता देती हैं। जियोन को छोड़ने वाली मैं थी, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूली। वो दादी से कहती है कि जियोन के बारे में बुरा कहना बंद करें। उसे गुस्सा खुद पर आना चाहिए, क्योंकि पछतावा उसकी अपनी गलतियों की वजह से है। दादी उसे कसकर गले लगा लेती है। डॉक्यूमेंट्री का आखिरी शूट सुबह होना होता है, लेकिन जियोन गायब हो जाता है। उसे यानसू और जियोंग दोनों का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। यानसू उसे ढूंढने निकलती है। बाजार में उसकी दादी साइकिल से टकराते टकराते बचती है और जोर से चिल्ला उठती है। उसी पल जियोन ये सब देख लेता है। वो मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दादी मना कर देती है। हड़बड़ाहट में संतरे जमीन पर गिर जाते हैं। जियोन चुपचाप दादी के पीछे पीछे उनका सामान उठाते हुए चलता है। जब वो उनके घर पहुंचता है तो सूखती हुई ढेर सारी रेड डेट्स देखकर उसे एहसास होता है कि यानसू हमेशा से उसकी परवाह करती आई है। दादी उसे बताती है कि अगर यानसू ने कभी उसे चोट पहुंचाई हो तो वो उनकी गलती थी और वो चाहती हैं कि जियोन उससे नाराज न हो। दादी समझ नहीं पाती कि जो दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं वे अलग कैसे हो गए। पूरा दिन ढूंढने के बाद यानसू आखिरकार जियोन को एक छोटे से बार के कोने में ढूंढ लेती है। दोनों शराब पीते हैं। यानसू कहती है कि वो सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकती, क्योंकि वो आज भी उससे प्यार करती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, जियोन कहता है। 5 साल बाद ये शब्द सुनकर यानसू की आंखें भर आती हैं। नशे में जियोन अपने दिल की बात बता देता है कि जब वो सिर्फ 6 साल का था तब उसके असली पिता ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था। यानसू ये सुनकर टूट जाती है। वो उसके आंसू पोंछती है
और धीरे से उसे चूमती है। वो वादा करती है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जियोन बस यही चाहता है कि यांसू उसके साथ रहे। अगर वो उसके पास है तो वो चैन से सो सकता है। शायद यही सादा सा सुख असली खुशी होता है। वो उससे कहता है, यांसू अब से मुझे सही रास्ता दिखाना। 5 साल अलग रहने के बाद आखिरकार यांसू और जियोन फिर से साथ आ जाते हैं। यांसू का पूरा मूड बदल जाता है। खाना खाते समय भी उसका ध्यान भटका रहता है। उसकी नजर बार बार फोन पर जाती है, कहीं जियोन का कॉल मिस न हो जाए। दादी की नजर के सामने वो बस कुछ कौरी खा पाती है। बर्तन धोते वक्त फोन वाइब्रेट करता है। यांसू दौड़कर उठाती है, लेकिन पता चलता है कि ये दादी का फोन है, जियोन का नहीं। जब उसे पता चलता है कि जियोन पूरी रात सोया नहीं तो उसका दिल दुख से भर जाता है। अगली सुबह ऑफिस जाते समय वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे कॉल करने का फैसला करती है। फिर झिझकती है अगर वो अभी भी सो रहा हुआ तो, लेकिन मन नहीं मानता और वो कॉल कर देती है। बाहर कदम रखते ही वो देखती है कि जियोन गेट पर खड़ा है, आंखें थकी हुई हैं लेकिन मुस्कान है। जब यांसू को पता चलता है कि वो सोया ही नहीं तो वो तुरंत टोकने वाली गर्लफ्रेंड बन जाती है। ऐसे करोगे तो सेहत कैसे ठीक रहेगी? जियोन चुपचाप सुनता रहता है। उसके चेहरे पर प्यार साफ दिखता है। यांसू चाहती है कि वो आराम करे, इसलिए कहती है, बस मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो, आगे मत आना। रास्ते भर वे स्कूल के बच्चों की तरह नोक-झोंक करते रहते हैं। बात ज्यादा बढ़ जाती है तो जियोन उसे दीवार के पास रोक लेता है। यांसू का दिल तेज धड़कने लगता है। वो कोई बहाना बनाकर भाग जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल रह जाता है, क्या हम सच में नए सिरे से शुरू कर रहे हैं? क्या उसे लगता है कि हम पहले कभी नहीं मिले थे? वो बड़बड़ाती हुई भागती है, ये लड़का पागल है क्या? घर लौटकर जियोन यांसू के हाथ की बनी रेड डेट टी चखता है। स्वाद खास नहीं होता तो वो चाय और कॉफी को बारी बारी से पीता है। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन। उसका मैनेजर परेशान हो जाता है, तुम ऐसे कैसे जिंदा रहते हो? ऑफिस में यांसू का ध्यान बस जियोन पर ही रहता है। मीटिंग खत्म होते ही वो उसे लंच प्लान करने का मैसेज करती है। कोई सहकर्मी देख ले तो वो फोन छुपा लेती है। जियोन शालीनता से मना कर देता है, आज काम बहुत है। यांसू का चेहरा तुरंत उतर जाता है। दूर से सहकर्मी फुसफुसाते हैं। असल में जियोन खुद उलझन में होता है। जोंग को कैसे बताऊं कि हम फिर से साथ हैं? वो उसे आमने सामने बताने का फैसला करता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जोंग को बुखार है। जियोन उसकी देखभाल करता है, दवा देता है और बात बता देता है। जोंग चौंकता नहीं, बस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जैसे पहले उत्साह में आकर बताया था। अगले दिन यांसू मोजे पहन रही होती है कि जियोन का कॉल आता है। खुशी में उछलती है और बेड के कोने से टकरा जाती है। दर्द में आवाज निकल जाती है, लेकिन फोन वो मुस्कान के साथ उठाती है। वो उसे वीकेंड डेट के लिए बुलाती है। कॉल के बाद सोचती है, मैं इतनी बेताब क्यों हो गई हूँ? तभी साइट विजिट के दौरान जियोन अचानक आ जाता है। वीकेंड बहुत दूर था, इंतजार नहीं हुआ। यांसू पिघल जाती है और पीछे से उसे गले लगा लेती है। उसके लिए प्यार इतना ही सीधा और मीठा है। शाम को वो जियोन को ढूंढती है और देखती है कि वो 2 कॉर्न डॉग और भुने चेस्टनट्स पकड़े खड़ा है, उसके पसंदीदा। वो हल्के से कहता है, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद है। यांसू कहती है, हम सच में नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, है ना? जियोन मजाक करता है, तुम बहुत शरारती हो, और उसी पल उसे कस कर गले लगा लेता है। एक हाथ में कॉर्नडॉग, दूसरे हाथ से यांसू। बाद में वो उसे घर छोड़ने आता है। दादी देख लेती है तो दोनों गली में बच्चों की तरह छुपकर हंसते हैं। जियोन को अनिद्रा रहती है, इसलिए यांसू उसके लिए रोज रेड डेट टी बनाती है। उसे पसंद आए या ना आए वो पीता है। वे हर रात वीडियो कॉल करते हैं। कभी कभी यांसू खुद को रोक नहीं पाती और उसके घर चली जाती है। जियोन बगीचा साफ करता है, यांसू किताब पढ़ने का नाटक करती है और चुपके से गूगल करती रहती है रिश्ता कैसे संभाले। एक दिन मैनेजर युनहो उन्हें बस स्टॉप पे चिपके हुए देख लेता है और बड़बड़ाता है, अब मैं क्या करूं? यांसू कहती है, सीन मत बनाओ, और चली जाती है। युनहो चिल्लाता है, मैं रिप्लेस हो गया? क्या मैं ही जोकर था? मुआवजे में जियोन कहता है, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, 30%, 25%। डील। युनहो तुरंत मान जाता है। जब भी यांसू के पास समय होता है वो जियोन को मैसेज करती है, लेकिन धीरे धीरे एक डर आ जाता है, कहीं वो बोर तो नहीं हो रहा। रोजमर्रा की बातें शेयर करने से उसे लगता है कि रिश्ता फिर पुराने ढर्रे पर न चला जाए, इसलिए वो एक सहकर्मी से सलाह लेती है। जियोन कार में उसका इंतजार करता है। यांसू आती है तो उसका लुक बदला हुआ होता है। नए कपड़े? वो पूछता है। वो झूठ बोलती है, जूस गिर गया था इसलिए लेने पड़े। असल में ये सहकर्मी की तरकीब थी, कभी कभी बॉयफ्रेंड को नए लुक से सरप्राइज करो। कार में बैठते समय यांसू जरूरत से ज्यादा सलीके से पैर उठाती है। जियोन कंफ्यूज हो जाता है। बातचीत में वो जबरदस्ती हंसती है और अचानक कह देती है, तुम्हारे हाथ बड़े हैं। जियोन समझ ही नहीं पाता। रेस्टोरेंट में जियोन जेंटलमैन बनने की कोशिश में यांसू का स्टेक काटता है, लेकिन स्टेक उड़कर उसकी बाह पर गिर जाता है। वो तूफान के लिए तैयार हो जाता है, मगर यांसू सहकर्मी की सलाह याद रखती है, बॉयफ्रेंड को कभी डांटो मत। वो असामान्य रूप से शांत रहती है और उल्टा उसे ही स्टेक खिला देती है।
जियोन इतना भावुक हो जाता है कि पानी का ग्लास उठाते समय उसके हाथ कांप जाते हैं। डिनर के बाद वो नदी किनारे टहलते हैं। यानसू शरारत से उसे कोहनी मारती है और उचक कर किस करती है। जियोन हल्के से उसके सिर पर थपकी देता है। मुझे क्यों मारा? आज तुम इतनी अजीब क्यों हो? तब उसे समझ आता है ये सब रिश्ता मजबूत करने की कोशिश थी। वो कहता है मुझे असली यानसू पसंद है। वो उसे अपने दोस्त के वाइन बार ले जाता है। वे फिश केक सूप ऑर्डर करते हैं और बातें करते हैं। उनका मीठा प्यार भरा माहौल मालिक को भी मुस्कुरा देता है। पिछली बार तो ग्राहक पसीने से तर था, पर तुम दोनों अलग हो। इसी बीच एनजे जो दिल टूटने से जूझ रही होती है को जियोन का मैसेज मिलता है। वो खुश होती है लेकिन पढ़ते ही समझ जाती है सिर्फ हाल की अफवाहें साफ करने के लिए धन्यवाद। उसके लिए ये फुल स्टॉप होता है। वो फोन फेंक देती है, आई मास्क पहनकर बड़बड़ाती है मुझे परवाह नहीं। फिर पल भर में फोन उठा लेती है। ध्यान भटकाने के लिए ध्यान करती है, फोन को गमले में छुपाती है, रात को निकाल लेती है, आखिर हार मान लेती है। इधर जियोन अचार लेकर यानसू के घर जाता है और एनजे से टकरा जाता है। वो चाय के लिए बुलाने का सोचता है, फिर खुद ही रुक जाता है। लड़का लड़की अकेले कमरे में ठीक नहीं लगेगा। एनजे अलविदा कहने आई होती है। मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती थी, बस कहना था, और अगर कभी फिर मिले तो संपर्क में रहना। जियोन हैरान रह जाता है, एनजे सच में अच्छी है। कहीं और यानसू जियोन के दोस्तों की बनाई डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है। एडिटर जी ह्योंग उसे चुपचाप देखता है। 10 साल का एक तरफा प्यार उसकी आंखों में होता है। उसे समझ आ जाता है कि यानसू और जियोन की कहानी में वो बस दर्शक है। भारी दिल से वो उठ जाता है। यानसू उसे डिनर का न्योता देती है, लेकिन वो विनम्रता से मना कर देता है। उसे छोड़ने के लिए समय चाहिए। जियोन घर का बना अचार लेकर यानसू की दादी से मिलने जाता है। शुरुआत में अजीब खामोशी रहती है। दादी पहले उससे कभी खास नहीं बोली थी, लेकिन आज उठकर उसके लिए चाय बनाती है। रास्ते में यानसू को पता चलता है कि वो दादी से मिलने गया था। घबराकर वो कॉल करती है। दादी ने कुछ कहा तो नहीं? एहतियातन वो खुद भी पहुंच जाती है। जियोन उससे सवाल करता है जो उसे 5 साल पुरानी दर्द में ले जाता है। यानसू कबूल करती है कि वो हमेशा अकेली रही। न माँ न पिता, स्कूल में कोई ध्यान नहीं देता था। हालात बहुत खराब थे। हाई स्कूल में भी लोग मजाक उड़ाते थे। जब चाचा ने कर्ज लिया और घर बिक गया तो परिवार बिखर गया। इसलिए उसने जियोन से ब्रेकअप किया। वो नहीं चाहती थी कि उसका वर्तमान उसका भविष्य बिगाड़ दे। उसने घर पर ब्रेकअप की प्रैक्टिस तक की थी। कॉल उठाते समय उसकी आंखें भर आई थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। जब जियोन फिर पूछता है तो वो आंखें नहीं मिला पाती और झूठ कह देती है, मैं थक गई थी। उसे पता नहीं होता कि जियोन सच्चाई पहले ही दादी से जान चुका है। ब्रेकअप की असली वजह दादी ने उससे कहा था, सब कुछ खोकर भी इस लड़की ने तुमसे प्यार किया, अब कभी इसे अकेला मत छोड़ना। 10 साल बाद उनकी डॉक्यूमेंट्री का सीक्वल वायरल हो जाता है। जब जियोन यानसू को ऑफिस छोड़ता है तो फैंस उसे पहचान लेते हैं। यानसू चुपचाप भीड़ से निकल जाती है और उसे वहीं छोड़ देते हैं। ऑफिस में सहकर्मी बातें करने लगते हैं, ये तो 30 साल का बदला है। स्कूल का सबसे धीमा बच्चा आज सबसे बड़ा आर्टिस्ट बन गया है। यहाँ तक कि उनकी सख्त बॉस यानसू भी अब सबको प्यारी लगने लगती है। पहली बार यानसू सबको पार्टी देती है। मैडम आज ट्रीट दे रही हैं। सबका प्यार पाकर यानसू खुश हो जाती है। पार्टी के बाद जियोन का कॉल आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें लेने आने वाला था, लेकिन तुम्हें ये पसंद नहीं है ना? यानसू चौंक जाती है। तुम्हें अब भी याद है? पहले वो इसलिए मना करती थी ताकि उसका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि तब टैक्सी का किराया भी उसके लिए लग्जरी था। वो मजाक में कहता है, तुम्हें तब मैं पसंद नहीं था, है ना? वो हल्की सी करती है। वो कहता है, ठीक है, तो पीछे मुड़ो। सामने जियोन खड़ा होता है, वही प्यारा बेवकूफ जिसे वो कभी नहीं भूल पाई। यानसू कुछ बोल नहीं पाती। वो उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। जो भी हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यानसू की आंखों में आंसू चमकते हैं, लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी होती है। वे बिना किसी दिखावे के बस रोज साथ रहने वाली सादी जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। एक दिन ज्वेलरी स्टोर के पास से गुजरते हुए जियोन यानसू के लिए कुछ खरीदने का सोचता है। फिर उसे उसकी बात याद आती है, गिफ्ट एनिवर्सरी बेकार हैं, बस एहसास मायने रखते हैं। उसे ये भी याद आता है कि यानसू कहती थी कि उसे घर छोड़ना पसंद नहीं, जबकि असल में उसे अच्छा लगता था। आखिरकार वो कुछ लेने का फैसला करता है। घर पर वो देखता है कि यानसू सोफे पर सो रही है। वो चुपचाप गिफ्ट निकालता है, लेकिन जैसे ही चेन पहनाने लगता है उसकी आंख खुल जाती है। दोनों मुस्कुरा देते हैं। वो कहता है, डिस्काउंट में मिला, बस ताकि उसे बुरा न लगे। लंच के समय जियोन, जिसने कभी खाना नहीं बनाया था, यानसू के लिए शानदार डिश बनाता है। बाद में वे गेम खेलते हैं, जो हारेगा वही बर्तन धोएगा। फिर स्टूडियो में पेंटिंग करते हैं। यानसू पढ़ाई में टॉपर रही है, लेकिन पेंटिंग में बेहद खराब। जियोन हंसते हंसते टेबल से गिर पड़ता है। गुस्से में यानसू ब्रश फेंक देती है, मैं नहीं कर रही, और बाहर चली जाती है। रात को वे टीवी देखते हैं। यानसू को डॉक्यूमेंट्री पसंद है, लेकिन जियोन के लिए फूड शो लगा देती है। जब प्यार सच्चा हो तो पसंद भी बदल जाती है।
ऑनलाइन शॉपिंग में जियोन अचानक यानसू के काम की चीजें ऑर्डर कर देता है और फोन छुपा लेता है ताकि उसे पता न चले। यानसू नहाती है तो वो प्यार से उसके बाल सुखाता है। कुछ दिन बाद मैनेजर शिकायत करता है, इतने पैकेज कौन मंगा रहा है? पता चलता है सब जियोन ने यानसू के ही भेजे हैं। प्यार का असर साफ दिखता है। जियोन का करियर उड़ान भरता है। नई एग्जीबिशन, मीडिया इंटरव्यू। यानसू भी ऑफिस में नरम पड़ जाती है। हाई स्कूल के बच्चों को देखकर उसे अपना और जियोन का अतीत याद आ जाता है। सहकर्मी पूछते हैं, क्या तुम प्यार में हो? वो जवाब नहीं देती, बस जाते हुए कहती है, चलो मेरे बॉयफ्रेंड की आर्ट एग्जीबिशन। एक शाम एग्जीबिशन जाते समय यानसू को कॉल आता है। अंदर जियोन इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ एनजे आ जाती है, पुरानी दोस्त। वो घबरा जाता है। एनजे हंसकर कहती है, मैंने पूरा स्लॉट तुम्हारे लिए बुक किया है। उधर यानसू अस्पताल में होती है। दादी बीमार है। दादी आंसू बहाते हुए कहती हैं, मैं रहूं या ना रहूं, मजबूत रहना, अपने प्यार के साथ खुश रहना। यानसू जियोन के दरवाजे पर बैठकर सोचती है, सब कुछ फिर मेरी वजह से बिगड़ जाएगा। लेकिन जियोन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जियोन पेरिस में आर्किटेक्चर और आर्ट फ्यूजन पढ़ने का फैसला करता है। वो कहता है, मुझे पता है ये अचानक है, सोच लो। यानसू चौंक जाती है। तभी उसका पुराना बॉस यांग ऑफर देता है, मैं पेरिस में नई टीम बना रहा हूँ, मेरी राइट हैंड बनो। करियर और परिवार के बीच उलझकर वो समय मांगती है। घर पर दादी के पास सिमटकर सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए। एनजे जियोन को अलविदा कहती है। जब उसे पता चलता है कि यानसू भी पेरिस जा सकती है तो वो चौंक जाती है। उसकी बातें जियोन के मन में शक बो देती हैं। क्या मैं स्वार्थी हूँ? क्या यानसू सिर्फ मेरे लिए अपनी जिंदगी बदल रही है? यानसू अपना फैसला करती है। वो फिश केक सूप बनाती है और जियोन को अपने बेस्ट फ्रेंड के कैफे में बुलाती है। दोनों चुपचाप खाते हैं, पल को जीते हैं। घर पर यानसू दादी का हाथ पकड़कर दिल खोलकर बात करती है। उसे एहसास होता है कि वो कभी सच में अकेली नहीं थी। बेस्ट फ्रेंड साथ रही, सीनियर्स ने मदद की। वो जियोन से कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। पहली बार वो कहती है, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा है। जियोन उसके फैसले का सम्मान करता है, लेकिन मन में हल्का सा सवाल रहता है, क्या मैं जिंदगी के लायक हूँ? इसलिए वो खुद को और बेहतर बनाने के लिए विदेश पढ़ने का फैसला करता है। दूर रहने का दर्द यानसू के चेहरे पर दिखता है। जियोन भी खुद को उसके काबिल बनाने के लिए विदेश जाता है। उसके पिता नाराज होते हैं और दूरी बना लेते हैं। जाने से पहले जियोन हर पल यानसू के साथ बिताता है। सुबह की सैर, रात की बाहों में सुकून। यानसू मजाक करती है, बबल टी बनाना सीखा? वो हंसता है, समय नहीं मिला। वो और छेड़ती है और वो उसे किस करके चुप करा देता है। विदाई के दिन पिता नाटक करते हैं, अरे चूल्हे में तेल खत्म, देर हो जाएगी, मत जाओ। जियोन कहता है, डैड आपकी एक्टिंग दिख रही है। और सर्दियों के आखिरी दिनों में वो चला जाता है। यानसू कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे उसकी बहुत याद आती है। जब भी याद आती है वो बेस्ट फ्रेंड की दुकान पर खुद को बहला लेती है। वीडियो कॉल्स मजेदार टेस्ट से भरे रहते हैं। तुम्हारी क्लास की वो लड़की तुम्हें फ्रेंच सिखा रही है, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। जियोन हर अजीब सवाल का जवाब देता है। उसकी गैर मौजूदगी में यानसू की टीम बढ़ती है, नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन उसका दिल जियोन के पास ही रहता है। एक दिन वो पूरा दिन संपर्क नहीं करता। रात को कॉल आता है, इंतजार कर रही थी? वो रूखे स्वर में कहती है, नहीं। फिर वही सवाल, खाया, सोई, थकी नहीं? वो कहती है, नहीं। अचानक वो बोल देती है, मुझे तुम्हारा पासपोर्ट छुपा लेना चाहिए था। वो कहता है, यानसू आई लव यू। वो चौंक जाती है, क्या? फिर से कहो, आई लव यू। सामने जियोन खड़ा होता है। वो उसके आंसू पोंछता है और कसकर गले लगा लेता है। लॉन्ग डिस्टेंस जितना सोचा था उससे ज्यादा दर्द देता है। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। 2 साल बाद जियोन लौट आता है। वे साथ मिलकर चैरिटी इवेंट्स करते हैं। एक इवेंट में जियोन चुपचाप यानसू का स्केच बनाता है। यानसू भावुक हो जाती है। वहीं जियोन प्रपोज कर देता है। वे अपने आंगन में फूल लगाते हैं। पुराना दोस्त जीवोंग आता है। एक फोटो ली जाती है और यहीं उनकी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।